कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 5 का पंच। अपने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को एक पंच मारने वाले हैं, बट नहीं एग्जैक्टली हम यहाँ पे आज करने वाले हैं आपके इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के वो 5 मार्कर क्वेश्चन जो आप अपने फाइनल एग्जाम्स में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर अटेंड कर रहे हो, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने में आ जाएं, आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम एंड हियर वी गो with the very first question, जो कि हमें क्या बोल रहा है, discuss the role of manure and fertilizer in soil fertility management and highlight their advantages and disadvantages। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो अगर अभी किसी भी बच्चे ने वन शॉट नहीं अटेंड किया है तो जरूर अटेंड कर लेना। इसी हमारे रैंक प्लस क्लास 9 चैनल पे वो वन शॉट अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आपको लोग। तो भाई वहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो अगेन भाई उसने पूछ लिया है, हमने क्या लिखना है, यहाँ पे मैन्योर लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, फर्टिलाइजर लिखना है। इफ आई टॉक अबाउट मैन्योर, किससे बनता है, ये ऑर्गेनिक मैटर्स से मिलकर के बनता है, जैसे कि एनिमल वेस्ट या एनिमल एक्सक्रीटा से मिलकर के बनता है आपका। और अगर मैं बात करूं आपके फर्टिलाइजर की, तो मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भर भर के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बट फर्टिलाइजर का एक फायदा ये होता है कि आप स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर इसको यूज करोगे तो आपके प्लांट के पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पहुंच जाएंगे एकदम सफिशिएंट अमाउंट में, जितना अमाउंट आपके प्लांट्स को चाहिए। वही अगर मैं बात करूं आपके मैन्योर की, तो मैन्योर के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है। स्टिल हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल के अंदर वो फुलफिल नहीं हो पाती है। मतलब आप बहुत सारा आपको मैन्योर यूज करना पड़ेगा प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए। उसके अलावा आपके ये मैन्योर जो होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को काफी इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल क्या होती है, रेती बालू जो होती है आपकी, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब कि वो पानी को अपने पास होल्ड करके न रख पाती है। कभी बालू में आप पानी डालोगे तो पानी रिस्क करके पूरा नीचे चला जाता है। तो ऐसी बालू वाली सॉइल में भी आपका मैन्योर अगर आप ऐड करोगे तो वो उसके अंदर भी क्या प्रोवाइड करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप कर देती है। इवन जो क्लेई सॉइल होती है आपकी, जिसके अंदर इतनी सारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसको भी वो ठीक कर देती है। मतलब क्लेई सॉइल को भी ऐसा बना देती है कि आप वहां पे भी आराम से अपनी क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो। तो ये सारे फायदे रहते हैं आपके मैन्योर के। यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन का खतरा नहीं होता कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा हो, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा हो या प्लांट्स का पॉल्यूशन हो रहा हो, कुछ नहीं होता ऐसा। जबकि अगर मैं बात करूं आपके फर्टिलाइजर की, तो मैंने अभी बोला आपको दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, भर भर के केमिकल्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा डेंजरस खतरा जो होता है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। सॉरी, बायोमैग्निफिकेशन बोल रही हूँ। बायोमैग्निफिकेशन आपको 10th में पढ़ने के लिए मिलेगा। और टोटल मिलाकर के यहाँ पे आपको पॉल्यूशन का खतरा देखने के लिए मिलता है। वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। इवन प्लांट्स के अंदर भी ये केमिकल्स जो जाते हैं वो केमिकल्स डिग्रेड नहीं होते। ये केमिकल्स एज इट इज जैसे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी जाते हैं जब हम उसको खाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में देखने पड़ेंगे। कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक खराब होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। मैन्योर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है। इसमें क्या करते हैं, डीकंपोजिशन करवाते हैं एनिमल एक्सक्रीटा का और प्लांट वेस्ट से, उसी से ही आपका मैन्योर बनाया जाता है। ये आपकी सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप करता है, जबकि क्लेई सॉइल में आपका वाटर लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है क्लेई सॉइल में, बह करके नहीं जाता है, तो वो कैपेसिटी भी अवॉइड करती है। एंड लेकिन ये एक्शन में काफी क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैन्योर के अंदर
न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है तो आपको ये ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पड़ जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट फर्टिलाइज़र तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी अच्छे खासे अमाउंट में ये एनपीके प्रोवाइड करता है। कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को काफ़ी डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर भर भर के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यही केमिकल्स क्या करते हैं, आपका सॉइल पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, प्लांट्स में जाते हैं, तो वो प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं एंड दे आर फास्टर इन एक्शन। क्यों? क्योंकि भाई जितना अमाउंट में हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए हम उतने ही अमाउंट में फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और जब हम ये स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं तो भाई प्लांट्स तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी फर्टिलाइजर की यूज करनी पड़ती है, जबकि मैन्योर तो आपको भर भर के यूज करना पड़ जाता है। तो देख रहे हो आपको ऐसे ही टेबलेट फॉर्मेट में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन लिख करके आना है। इफ आई टॉक अबाउट एडवांटेजेस तो ये सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को मतलब डीकम्पोजिशन प्रोसेस को बढ़ा देता है। उसके बाद अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये लार्ज क्वांटिटी में यूज करना पड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है। ये हो गया मैन्योर के बारे में। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स के बारे में तो फर्टिलाइजर ये होता है प्रिसाइज और रीडली अवेलेबल होता है, जितना अमाउंट में चाहिए होता है उतना ही अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और तुरंत मिल जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, ज्यादा यूज करने से सॉइल एंड वाटर का पोल्यूशन होता है और सॉइल के अंदर फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूं। Now, let's just discuss the next question. Analyze the importance of animal husbandry in enhancing food resources and rural livelihoods. तो देखो भाई आपके गांव में आज भी एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म की जाती है। क्यों परफॉर्म की जाती है भाई? एग्स के लिए, मीट के लिए, दूध के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है कंपैरेटिवली चीपर होती है ना, और ये आउटपुट उनको बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है भाई। तो इसीलिए चीपर होने की वजह से फार्मर्स आराम से एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं एंड उनको आउटपुट भी अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे कि बी कीपिंग में सिर्फ हनी नहीं, वैक्स जैसे बहुत सारे मटेरियल बन सकते हैं जो कमर्शियली बेच करके वो लोग पैसा कमा सकते हैं। फिशेस को कैप्चर करके वो लोग बेच करके पैसा कमाते हैं क्योंकि सब खाते हैं आपके मीट, एग आजकल सब लोग खाते हैं। तो इनको कमा करके इनके ऊपर ज़्यादा फीड नहीं करना पड़ता है। इनकी ना चीपर क्वालिटी होती है, मतलब जैसे नहीं वो खाना बच जाता है जैसे क्रॉप्स वगैरह होती है, क्रॉप्स का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो भी ये खा लेते हैं आपके। तो ज़्यादा आपको इनपुट नहीं लगाना पड़ता है, आपको ज़्यादा कुछ इन एनिमल्स को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, जिसमें चीपर चीज़ों में भी, चीपर क्वांटिटी में भी, चीपर क्वालिटी में भी आपको हाई क्वालिटी वाला आउटपुट मिलता है। तो यही रीजन है कि आपके इंपॉर्टेंस होते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री। देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, बहुत सारा फूड प्रोड्यूस कर सकते हो। डाइटरी फाइबर्स मिल सकता है जैसे कि लेदर, वूल, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ बन सकता। मैन्योर तो खासकर बन सकता है, क्यों? गाय के गोबर से ही तो बनता है भाई आपका मैन्योर है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे आप लाइफ स्टॉक को अपने पास संभाल के भी रखते हो, उनका ध्यान भी रखते हो, साथ साथ में उनसे आपको जो आउटपुट मिलता है वो सेल करके आप पैसे भी कमा सकते हो। तो ये सारे फायदे आपके होते हैं एंड दिस इज द जनरल क्वेश्चन। अब आपने एक नोटिस की बात, ये जनरल क्वेश्चन था एंड दैट इज द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि आप कितना दिमाग लगा करके ये सोच सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए कितनी अच्छी होती है। एंड दिस इज एक्चुअली द पेपर पैटर्न कि जिस तरीके से आपको 9th में प्रिपेयर करवाया जाता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस कंसेप्ट वाले आपके 10th क्लास में आते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि हर एक सेशन को टाइमली अटेंड करिए, हर एक सेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी अमेजिंग चीजें आपको और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है जी, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स एंड मेंशंस इट एडवांटेज, दैट इज जीएम क्रॉप के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था बीटी कॉटन के बारे में। तो मैंने आप लोग को बताया था कि कॉटन जो था ना, कॉटन के पौधे पे बहुत जल्दी कीड़े लग जाते थे, तो फार्मर्स बड़े परेशान थे। तो वहां पे क्या किया, इसी कॉटन के अंदर हमारे मनपसंद का क्या इंट्रोड्यूस करवाया,
करवा दिया गया, जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ये जीन इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से क्या हुआ, ये बीटी कॉटन को जो कीड़ा खाता था स्पेसिफिकली, अब इसी कॉटन को खा करके वो मर जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाया था जो उस कीड़े के लिए नुकसानदेह था, मतलब उसको मार दे रहा था। तो अब वो ये कॉटन खा रहा था, खा करके वो मर जा रहा था। इससे क्या हुआ, आपकी कॉटन की क्रॉप्स क्या हो गई, बच गई। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, ऐसी टाइप की क्रॉप्स होती हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने मनपसंद का जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि हम उसे डिसीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट या बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट बना सकें, और साथ साथ में वो हमें हाई यील्ड, क्रॉप यील्ड प्रोवाइड करे, आपको जैसी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए वो वैसी प्रोवाइड कर सके। तो अपने मनपसंद का जीन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमें ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिलती हैं जो हमारी वैरायटी भी इंप्रूव करती हैं, साथ साथ में हमारी यील्ड को भी एनहांस करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रॉप के डीएनए को ऑल्टर करते हैं ताकि उसे पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट या लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट में भी उसको हम रहना सिखा दें। ठीक है, और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब जल्दी उनमें कीड़े नहीं लगते, हायर यील्ड, अभी मैंने बताया आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो क्रॉप प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, एंड स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब अगर पानी ज्यादा उन्हें नहीं मिल रहा है या धूप ज्यादा नहीं मिल रही है या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं मिल रहे, स्टिल वो ग्रो कर जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इन टाइप की क्रॉप्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, चलो moving ahead with the next question, what are exotic and indigenous breed of cattle, give examples। भाई indigenous जो होती है, indigenous के नाम से आपको इंडियन याद रखना है, indigenous के नाम से आपको क्या याद रखना है, इंडियन नाम याद रखना है। तो इंडियन कैटल की जो ब्रीड्स होती हैं जैसे कि रेड सिंधी, साहीवाल, ये सब क्या होती हैं, आपकी वो ब्रीड्स हैं जो आपके इंडिया में पाई जाती हैं। और ये जो इंडिजिनस ब्रीड होती है इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है डिजीज रेजिस्टेंट की, मतलब हमारी इंडियन गाय जो है ना उनको बीमारियां जल्दी नहीं होती हैं, दे आर डिसीज रेजिस्टेंट एक्चुअली। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एक्सोटिक ब्रीड्स की, तो एक्सोटिक खाना खाते हो, दैट इज द फॉरेन ब्रीड्स, हमारी जो फॉरेन का खाना होता है उसी तरीके से फॉरेन ब्रीड्स होती हैं, उनको कैटल्स की, उनको हम कहते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। और इसमें आपका क्या हो जाता है, जर्सी आ जाती है ना। और ये जो फॉरेन ब्रीड्स होती है ना आपकी, इनके अंदर क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। क्या होता है, दूध देने का जो पीरियड होता है ना, लैक्टेशन पीरियड, वो काफी ही लंबा होता है, लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये काफी लंबे टाइम तक क्या प्रोवाइड कर सकती हैं, दूध प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसीलिए भाई हमारे इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन आया गया, जहां पे क्या किया गया, इन्हीं एक्सोटिक ब्रीड्स को इंडियन ब्रीड्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी गई थी। तो जब इनकी प्रोजनी आई थी तो एक तो उनके अंदर क्वालिटी ये थी कि उनको जल्दी बीमारियां नहीं हो रही थी, और दूसरी क्वालिटी ये थी कि उन्होंने दूध काफी लंबे टाइम तक प्रोवाइड किया था, जो हमारी इंडियन ब्रीड्स नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं। तो इस तरीके से हमारी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी आपकी इंडियन एंड फॉरेन कैटल्स के बीच में। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इंडियन ब्रीड्स का एग्जाम्पल देखो लिखा है गिर, साहीवाल, रेड सिंधी, और इसका एग्जाम्पल है हॉल्स्टीन। ये आपको नाम याद ना रहे तो सिर्फ जर्सी भी याद रख लेना, इससे ही एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा क्योंकि आपकी बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 का पंच, और हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि हमें ये बता रहा है कि डिस्क्राइब कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम एंड व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग, हाउ इज इट ओवरकम। तो कंपोजिट फिश कल्चर एक्चुअली में होता क्या है कि एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया जाता है जिसमें 5 से 6 फिशेस को क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। 5 से 6 फिशेस को ग्रो करवाया जाता है, और ये 5 से 6 फिशेस ऐसी होती हैं, इनकी ब्रीड्स ऐसे डिसाइड की जाती है कि ये आपस में कंपटीशन ना करें। किसको लेकर के, फूड को लेकर के या कोई भी रिसोर्सेस को लेकर के ये आपस में क्या करें, कंपटीशन ना करें। इन 5 से 6 फिशेस की ब्रीड को ऐसे ही डिसाइड किया जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। इससे क्या हुआ, आपको 1 नहीं 2 नहीं 5 से 6 डिफरेंट टाइप की फिशेस मिल सकती हैं पूरे साल भर में, जो हम लोग यूजुअली
मरीन कल्चर से या मरीन से नहीं लेकर आ पाते हैं, वो हम यहाँ पे कंपोजिट फिश कल्चर में ग्रो करवा लेते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि देखो लोकल एंड इंपोर्टेड फिशेस को आप ग्रो करवा सकते हो। 5 to 6 फिशेस को आप एक सिंगल फिश पॉन्ड में सिलेक्ट करवाते हो, ग्रो करवाते हो, और इस तरीके से सिलेक्ट करवाते हो कि उनकी डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड फॉर देमसेल्फ। वो आपस में कॉम्पिटिशन ना करें अपने खाने के लिए। जैसे कि होगा कटला, कटला आपके फिश का नाम है जो कि सरफेस फीडर होती है। सरफेस फीडर का मतलब पॉन्ड के सतह पे रहती है, सरफेस पे रहती है। एक होती है रोहू जो आपके मिडिल जोन में रहती है, पॉन्ड के मिड में। तो रोहू और कटला आपस में लड़ाई नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि कटला सरफेस पे रहेगी, रोहू उससे नीचे रहेगी। और उसके बाद मैं बात करूं मृगाल्स एंड कॉमन कार्प्स की, तो ये बॉटम फीडर्स होती है, मतलब बिल्कुल एकदम नीचे नीचे रहती हैं आपकी पॉन्ड्स के अंदर। तो ये सारी फिशेज आपकी एक पॉन्ड में रह सकती हैं बिना किसी कॉम्पिटिशन करे, क्योंकि इनका एरिया रहने का अलग है, तो इनमें फूड का कंपटीशन नहीं होता है। और प्रॉब्लम अगर हम बात करें कंपोजिट फिश कल्चर की, तो ये होती है कि इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, इट कैन बी मिक्स्ड विद दैट ऑफ द अदर स्पीशीज एज वेल। मतलब फीडिंग हैबिट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। सीड्स नहीं मिलते हैं फिशेस को अच्छी खिलाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भले आप लोग कंपोजिट फिश कल्चर कर भी रहे हो, लेकिन फिशेस मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिशेस को जो सीड्स हम देते हैं खाने के लिए वो अच्छे नहीं मिल पाते, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से फिशेस जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो बस एक यही आपका क्या होता है, एक मेजर डिसएडवांटेज देखा जाता है इनमें। अदरवाइज एडवांटेज तो है ही है, आप एक साथ 5 से 6 डिफरेंट फिश स्पीशीज को ग्रो करवा सकते हो। Now this is the end of our session। तो अब आप लोग मुझे जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, और अगर समझ में आए तो क्या आपको और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि नहीं करने। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जाते जाते मैम के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही गुन्नू मैम के अमेजिंग सेशंस यहीं पे मिलने वाले हैं रैंक प्लस क्लास 9 चैनल पे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप मैम के सेशन को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।